ओके, लेट्स डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल। कैसी होती है यूकैरियोटिक सेल? बोर्ड पे देखिए, जैसे भी होती है बहुत ही खूबसूरत होती है। देखो, ये रहा एक सेल, सेल की ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेल। ओके, तो यूकैरियोटिक सेल हो चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहेगा या नहीं रहेगा बच्चों? बिल्कुल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एकदम रहेगा। यही से हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ही बारे में। ठीक है भाई साहब, चलिए। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपन पढ़ रहे हैं, ये रही आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये कवर है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? कवरिंग है। ये रहा इस सेल के सेंट्रल पोर्शन। इस सेंट्रल पोर्शन को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। एक बात बताओ, चूंकि ये यूकैरियोटिक सेल है, इसीलिए क्या इसके न्यूक्लियस के चारों तरफ कवर रहेगा, हाँ या ना? कवर रहेगा। अगर न्यूक्लियस को हिंदी में केंद्रक कहते हैं, अगर न्यूक्लियस के चारों तरफ कवर है तभी हम सेल को क्या कह सकते हैं बच्चों? यूकैरियोटिक सेल। तो ये जो हमारी न्यूक्लियस है कैसी है? मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस झिल्ली से घिरी हुई है। ऐसी न्यूक्लियस को, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस को हम लोग ट्रू न्यूक्लियस कह देते हैं बच्चों। क्या कह देते हैं? ट्रू न्यूक्लियस। या इसको एक और नाम दे देते हैं, क्या नाम दे देते हैं? एडवांस न्यूक्लियस। ट्रू न्यूक्लियस कह देते हैं या हम लोग एडवांस न्यूक्लियस कह देते हैं। यही वो न्यूक्लियस है जो सेल के अंदर जो भी एक्टिविटी चलेगी वो सारे के सारे एक्टिविटी को क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन? जरा सोच समझ के बताना। तुम्हें जो दिख रहा है ना, तुम बस उतना ही कहो। क्या है? आउटर कवरिंग है, पतली सी कवरिंग है ना? एक पतला कवर है जो इस कोशिका के बाहर है, जो इस सेल के बाहर है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? थीन, थीन आउटर कवरिंग, पतली है और बाहरी आवरण है, आउटर कवरिंग है किसकी? सेल की। ठीक है, अब दूसरी बात यह है कि इसके पास ये क्षमता है, ये कैपेसिटी है कि जब कोई भी चीजें इस सेल को क्रॉस करेगी या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगी तब ना अंदर जाएगी। मान लो किसी चीज को अंदर जाना है तो बिना प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्रॉस किए तो अंदर नहीं जाएगा। बोलो, अगर बाहर आना है तो बिना प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्रॉस किए बाहर नहीं आएगा। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं पता है? कोशिका झिल्ली। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये इस बात का ध्यान रखता है, इसके पास ये क्षमता है कि कौन सी चीजें अंदर जा रही है, कौन सी चीजें बाहर आ रही है, इसको ये सेलेक्ट कर सके। यानी ये सेलेक्ट करेगी तभी चीजें अंदर जाएगी। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन कैसी होती है? सेलेक्टिव परमिएबल। परमिएबल मतलब जो परमिशन दे चीजों को अंदर जाने के लिए। तो ये सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन है। जब मॉलिक्यूल इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं ना, तो ये इस बात को चेक करता है कि भैया इसकी जरूरत है तो अंदर जाने दो, नहीं है तो बाहर ही रहने दो। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन नेचर में कैसी है? सेलेक्टिव परमिएबल। ठीक है भाई, अब देखो, हमने जानने की कोशिश की कि मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर कैसी होती है। ठीक है, तो मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को स्टडी करना 1950 के बाद ही संभव हो पाया। 1950 ईस्वी से पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टडी हम लोग नहीं कर पा रहे थे भाई। तो आखिर 50 में ऐसा क्या जादू हो गया? वहां इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज होती है, डिस्कवरी होती है। और डिस्कवरी जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हो गई, तब उसकी मदद से हम लोग मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को अच्छे से देख सके। तो क्या लिखेंगे? इट्स स्टडी या स्टडी ऑफ इट्स स्ट्रक्चर, स्टडी ऑफ इट्स स्ट्रक्चर, इट्स स्ट्रक्चर became possible, became possible, became possible
possible after the advent of electron microscope, advent of electron microscope, कब? in 1950s। क्लियर है? अच्छा भाई साहब, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये जो परत है, ये किससे किससे मिलके बना हुआ है? ये लिपिड से मिलके बना है, प्रोटीन से मिलके बना है, और थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट है इसमें। तो देख लेते हैं, मेनली मेड ऑफ लिपिड, मुख्य रूप से किससे बनी है? लिपिड से, और बोलो प्रोटीन से, और बोलो कार्बोहाइड्रेट से मिल करके ये बना हुआ है। कार्बोहाइड्रेट सबसे कम होता है, यानी कि मिनिमम होता है। डन। अब आगे सुनो, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये लिविंग है या नॉन लिविंग है? रिसर्च बताते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कई सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं, कई सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो हमारे कोशिका के अंदर होती है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी चल रही है। कई तरह के केमिकल रिएक्शंस वहां हो रहे हैं, इसीलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग क्या मानते हैं? सजीव मानते हैं। ये लिविंग लेयर होता है। ठीक है भाई। अच्छा, अब अगर आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टडी करनी है, तो आप सेल को तोड़ देंगे, उसमें से मेम्ब्रेन निकाल लेंगे, और उस मेम्ब्रेन को माइक्रोस्कोप में स्टडी करेंगे। तो सवाल है कि कौन सी सेल का मेम्ब्रेन पढ़ना सबसे आसान है? पढ़ने को तो किसी भी सेल का मेम्ब्रेन ले सकते हैं, लेकिन साइंटिस्ट ने हमेशा ह्यूमन के आरबीसी का इस्तेमाल किया है। जब भी उन्हें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर की स्टडी करने की जरूरत पड़ी, उन्होंने किस चीज पे स्टडी किया बच्चों? ह्यूमन के रेड ब्लड कॉर्पोसेल, समझ रहे हो ना, लाल रक्त कोशिकाएं जो खून की है, ठीक है, उसकी पे उन्होंने स्टडी किया, उसी के मेम्ब्रेन को उन्होंने पढ़ा, उसी के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर खींची गई। तो सीधी सी बात है, फॉर द स्टडी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फॉर द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टडी या उसके स्ट्रक्चर की स्टडी करने के लिए ह्यूमन आरबीसी, ह्यूमन स्टडी जाती है। व्हाट आर द पॉसिबल रीजन? आखिर ऐसा क्या है कि हम लोग आरबीसी का ही मेम्ब्रेन पढ़ेंगे? होंठ का मेम्ब्रेन पढ़ लेते, चिक का मेम्ब्रेन पढ़ लेते, हाथ के सेल का मेम्ब्रेन देख लेते, आरबीसी का ही मेम्ब्रेन क्यों? क्योंकि सुनो, मान लो तुमने यहां से हाथ का सेल एक निकाल लिया और उसको डैमेज किया, उसमें से मेम्ब्रेन निकल गई और उस मेम्ब्रेन को स्टडी किया। अब समस्या ये है बेटा जी कि जितने भी यूकैरियोटिक सेल हैं, उसमें न्यूक्लियस में भी तो मेम्ब्रेन है कि नहीं है? है। उसमें माइटोकॉन्ड्रिया में भी तो मेम्ब्रेन है, गोल्जी बॉडी में भी तो मेम्ब्रेन है। तो जब तुम सेल को तोड़ोगे, उसमें से जो झिल्ली निकलेगी, मेम्ब्रेन निकलेगा, इस बात की क्या गारंटी है कि वो मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है? कोई गारंटी नहीं है। वो मेम्ब्रेन न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन हो सकती है, वो माइटोकॉन्ड्रिया की हो सकती है ना, वो क्लोरोप्लास्ट है अगर प्लांट सेल तो उसकी मेम्ब्रेन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर तुमने आरबीसी को डैमेज किया, उसमें से मेम्ब्रेन निकाला, तो ये बात कंफर्म है कि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है, क्योंकि हमारी तुम्हारी आरबीसी ऐसी सेल है जो जिंदा तो है, लिविंग तो है, लेकिन उसमें ना तो न्यूक्लियस है और ना ही मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है। उसमें ना तो न्यूक्लियस है, ना तो कोई ऐसी स्ट्रक्चर है जिसके चारों तरफ मेम्ब्रेन है, झिल्ली है।
इसी वजह से हमें जो मेम्ब्रेन मिलता है, इस बात की गारंटी है कि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही होती है। क्लियर है? इसीलिए जब भी साइंटिस्ट को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर की स्टडी करने की जरूरत पड़ी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्टडी करने की आवश्यकता हुई, जरूरत पड़ी, उन्होंने कौन से सेल को ढूंढा? आरबीसी को ढूंढा। तो इस बात का हम लोग रीजन लिखेंगे यहाँ पर। रीजन क्या है ना? रीजन ये है कि ह्यूमन आरबीसी, हमारी तुम्हारी जो आरबीसी है, लैक्स, उसमें नहीं होता है, क्या नहीं होता है? न्यूक्लियस एज वेल एज, और क्या नहीं होता है बोलो तो? एज वेल एज मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल, उसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल भी नहीं होते हैं। सो द मेम्ब्रेन वी विल गेट, सो द मेम्ब्रेन वी गेट, जो मेम्ब्रेन हम लोग पाते हैं आफ्टर डिसरप्टिंग द सेल, सेल को तोड़ने के बाद, आफ्टर डिसरप्टिंग द सेल, मस्ट बी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वो कैसा होना चाहिए? वो कैसा होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही होता है। समझ में आई बातें? अगर हम दूसरी सेल ले लेंगे तो हमें कई और सारे मेम्ब्रेन मिलने के चांसेस हो सकते हैं, लेकिन हमें स्टडी क्या करना है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ना। इसीलिए हम हमेशा ह्यूमन की आरबीसी लेंगे, पैराग्राफ चेंज करेंगे और लिखेंगे in case of another यूकैरियोटिक सेल, अगर हम लोग दूसरी यूकैरियोटिक सेल लेते हैं तो क्या होता है? देन, तो क्या होता है? कोई भी दूसरी यूकैरियोटिक सेल लेंगे, देयर इज चांस ऑफ गेटिंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और एनी अदर मेम्ब्रेन, एनी अदर मेम्ब्रेन along with प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ में कोई दूसरी मेम्ब्रेन हमें मिल जाएगी। हमारा तो काम ही खराब हो जाएगा। हमें पढ़ना क्या था बताओ? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना। तो बताओ भैया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? देखो तो, पतली सी आउटर कवरिंग है सेल की, सेमी परमिएबल या सेलेक्टिव परमिएबल? सेलेक्टिव परमिएबल। कौन से ईयर के बाद इसकी स्टडी संभव हुई? 1950s के बाद। ठीक है, मुख्य रूप से क्या क्या है? लिपिड और प्रोटीन। सबसे कम क्या है? कार्बोहाइड्रेट। जवाब दोगे लिविंग है या नॉन लिविंग, सजीव या निर्जीव? नॉन लिविंग या लिविंग? लिविंग, सजीव है। अच्छा, अगर हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्टडी करना है तो बेटा कौन सा सेल प्रीफर करेंगे? ह्यूमन की आरबीसी प्रीफर करेंगे। ह्यूमन की जो आरबीसी होती है उसमें ना तो न्यूक्लियस होता है और ना ही कोई मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। इसीलिए हमें जो मेम्ब्रेन मिलता है, इस बात की गारंटी होती है कि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है। डन। इसके बाद की कहानी आती है कि आखिर इस मेम्ब्रेन में क्या क्या है। ये जो आरबीसी है भैया, आरबीसी की ना हमने स्टडी की, तो आरबीसी के मेम्ब्रेन में लिखते हैं आरबीसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आरबीसी की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, आरबीसीज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसमें तीन चीज तो होगा ही होगा, लिपिड, प्रोटीन और बोलो कार्बोहाइड्रेट, ये तीन चीज होगा। तो लिपिड जो होता है ना, वो लगभग हो जाता है 40%, एकदम याद रखना डाटा को। प्रोटीन हो जाता है 52% और कार्बोहाइड्रेट मिनिमम होती है, सबसे कम होती है अप्रोक्स, लगभग जो होती है
7 से 8% होती है। ये डाटा याद रखना कि आरबीसी रेड ब्लड सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें लिपिड कितना 40%, 40%, प्रोटीन कितना 52% एंड कार्बोहाइड्रेट कितनी रहेगी, इट्स अबाउट 7 to 8%। ओके, अब हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि आखिर में कंपोनेंट्स जो होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कौन कौन है और कैसे कैसे होते हैं। ठीक है, कंपोनेंट्स कंपोनेंट्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तीन चीजें देखी हमने। सबसे एक नंबर पे बता दो जरा, क्या देखा है, लिपिड देखा, सबसे पहले लिपिड। ठीक है भाई साहब, तो सवाल है कि ये लिपिड क्या है सर, है ना, क्या है लिपिड। प्रोटीन समझ रहे हो, ग्लूकोज समझ रहे, कार्बोहाइड्रेट दिमाग में है। अब देखो लिपिड को मोटा मोटी समझ लो, जो भी ऑयली सब्सटेंस देख रहे हो ना वो सब लिपिड है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के ये बने हुए होते हैं। बनते कैसे हैं वो भी थोड़ा सा सुन लो, हालांकि बायोमॉलिक्यूल्स में हम लोग पढ़ेंगे। कार्बोजाइलिक एसिड जान लिए, सी डबल बॉन्ड ओ एच जान लिए ना, उसके साथ में क्या होता है, अल्कोहल का रिएक्शन होता है। जब अल्कोहल का और इसका रिएक्शन होगा तो बनेगा सी डबल बॉन्ड ओ आर, ईस्टर बॉन्ड। याद आ रहा है कुछ 10th क्लास, वही लिपिड होता है। यानी लिपिड जो बनता है मोटा मोटी मान लो कि कार्बोजाइलिक एसिड जिसको फैटी एसिड बोलते हैं उसकी रिएक्शन किससे करा देते हैं, किससे हो जाती है, अल्कोहल से, तो जाके लिपिड बनता है। अब और क्लियर हो जाएगा अगले स्टेटमेंट में। अगर ये लिपिड कमरे के तापमान पर जम जाए तो वसा या फैट कहते हैं, और अगर कमरे के तापमान पर ये नहीं जमता है तो उसको ऑयल या तेल कहते हैं। समझ गए, जैसे कि घी कमरे के तापमान पे जम गया, फैट है। ठीक है, नहीं जमा, तेल है। समझ में आ गई बात है, तो ये सब लिपिड होते हैं। तो एक रफ स्केच दिमाग में आया लिपिड के बारे में, तो ये लिपिड होता है ऑयली सब्सटेंस टाइप। ठीक है, तो जो लिपिड है इसके बारे में सुनो जरा। दो प्रकार के लिपिड होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। ठीक है, एक को हम लोग बोलते हैं फॉस्फोलिपिड, क्या बोलते हैं, फॉस्फोलिपिड, और दूसरे को बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल। नाम सुना होगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, कोलेस्ट्रॉल घट गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, हार्ट का प्रॉब्लम है, खूब सुना होगा। सुनो, ये सब कॉन्सेप्ट सुनने का है, सुनो इसको। सब कुछ हम लोग सेल में लिखेंगे नहीं, धीरे धीरे जब टॉपिक आगे जाएगा ना तो हम लोग खुद ये सब चीज अपने आप लिखेंगे। अभी सुनो, देखो कोलेस्ट्रॉल क्या है, ध्यान से सुनो। सबसे पहली बात तो लिपिड सुन लिए क्या है, लिपिड में क्या क्या चीजें हैं, एक तरफ कार्बोजाइलिक एसिड, दूसरा तरफ अल्कोहल, दोनों रिएक्ट करके लिपिड बनाया। तो एक बात तो तय है ना कि लिपिड में कार्बन तो होगा, तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है। डन। अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो उसको क्या 10th में बोलते थे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन या सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलता था। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो ये जो लिपिड है अगर उसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो उसको बोलते हैं सेचुरेटेड लिपिड। क्या बोलते हैं, सेचुरेटेड लिपिड। अच्छा, सिंगल बॉन्ड जहां होता है ना वो सिग्मा बॉन्ड होता है। ठीक है, और सिग्मा बॉन्ड बहुत मजबूत होता है। ठीक है, तुम्हें केमिस्ट्री वाले सर लोग पढ़ाएंगे हेड ऑन कोलिजन ऑफ ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के हेड ऑन कोलिजन हम डायरेक्ट कोलिजन से बनता है, वो जल्दी टूटता उठता नहीं है। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल होते हैं ना तुम्हारे, ये क्या होते हैं, सेचुरेटेड लिपिड होते हैं। क्या होते हैं ये, सेचुरेटेड लिपिड। ये जल्दी टूटता नहीं है हमारे बॉडी में,
हमारे बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस इसका नहीं होता है। ये अगर बॉडी में बन गया तो फिर ये पड़ा हुआ रहता है, बना हुआ रहता है ये, ठीक है, ये टूटता नहीं है। ब्लड के साथ ब्लड कैपिलरीज में घूमता है और ब्लड कैपिलरीज के दीवार पर चिपकने लगता है, जिससे ब्लड कैपिलरीज या ब्लड वेसल्स कह दो, कैपिलरी कहना गलत है, ब्लड वेसल्स खून की नली के दीवार पर ये चिपकता है और चिपकता है तो अंदर का ल्यूमेन कम हो जाता है, जिससे कि ब्लड प्रेशर बढ़ती है, दिल की बीमारियां होती है। इसीलिए हमें सैचुरेटेड लिपिड नहीं खाना चाहिए। सैचुरेटेड लिपिड जब हमारे शरीर के अंदर जाता है तो लीवर उसको कोलेस्ट्रॉल में तब्दील कर देता है। ये कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी में जमा होते रहता है। एक बार अगर अंदर चला गया, बन रहा है, धीरे धीरे जमा हो रहा है, इसकी मात्रा बढ़ती चली जाती है और अगर हार्ट के दीवार को खून पहुंचाने वाले नली में ये जम गया तो हार्ट अटैक का बहुत बड़ा कारण बनता है। अगर थोड़ा सा देखना चाहते हो कोलेस्ट्रॉल की कहानी तो एक चीज दिखाते हैं, देखो यहाँ पे तुम, देखो कितना एकदम स्पष्ट है। ब्लड देखो फ्लो हो रहा है ना, ये इस फोटो को देखो, इस फोटो को देखो, इसको देखो, देखो हर जगह एक ही चीज है, जो खून की नली है, ये खून बह रहा है, सेक्शन काट लिए और कोलेस्ट्रॉल देखो यहाँ पर जमा हो गया, देख रहे हो, कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया। अब ब्लड का जो फ्लो होगा कहीं ना कहीं वो इफेक्टेड होगा ना। तो अगर मान लो ये पूरी तरीके से रास्ता बंद हो गया तो खून आगे बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। मान लो दिल की दीवार को जो नली सप्लाई कर रही है ब्लड की, उसमें ये कांड हो गया तो हार्ट के दीवार को ब्लड मिला, नहीं न मिला, नहीं मिला तो दीवार काम करेगा, नहीं करेगा, हार्ट अटैक, खत्म कहानी। तो यही कोलेस्ट्रॉल है। तो अब सवाल है कि सर ऐसा क्या चीज है भाई साहब जिसको खाने से कि हमें ये प्रॉब्लम नहीं होगी? तो सीधा सा देखो, जितना भी एनिमल प्रोडक्ट है, जैसे कि हम लोग मटन वटन खाते हैं तो उसमें ऑयली पार्ट होता है ना, उसको अवॉइड करना है, ठीक है। सैचुरेटेड लिपिड एनिमल प्रोडक्ट में होते हैं, एनिमल प्रोडक्ट अवॉइड करेंगे। सबसे खराब चीज अगर दुनिया का कुछ है तो वो मटन है। चिकन खाया जा सकता है, ठीक है, व्हाइट मीट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सबसे खराब वाहियात चीज, लोग उसके लिए लाइन में लगे रहते हैं। कल रामनवमी का परसों दिन खत्म हुआ ना, 9 बजते बजते इस इलाके में सारा मटन खत्म था। ये कहानी थी, समझ रहे हो। उसको अवॉइड करो, क्योंकि जितने भी जानवर के प्रोडक्ट हैं उसमें सेचुरेटेड लिपिड होता है। और बच्चे, उस सेचुरेटेड लिपिड से क्या बन जाता है पता है ना? सेचुरेटेड लिपिड से फाइनली आपका क्या बन जाएगा? कोलेस्ट्रॉल, और वो आपको बहुत नुकसान देगा, ठीक है। तो ये सेचुरेटेड लिपिड होता है कोलेस्ट्रॉल, क्लियर है। फॉस्फोलिपिड जो है ना, ये अनसेचुरेटेड लिपिड है। कैसा है ये? अनसेचुरेटेड लिपिड। इसमें डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड ये सब कमजोर हो जाते हैं, ठीक है। डबल बॉन्ड में एक तो सिग्मा है लेकिन 2 पाई बॉन्ड होता है, तो पाई बॉन्ड कमजोर बॉन्ड है, ठीक है। वहां केमिकल रिएक्शंस होती है, वो आराम से टूटता है, उसकी कैटाबॉलिज्म होती है, वो कोलेस्ट्रॉल में तब्दील नहीं होता। कोलेस्ट्रॉल में तब्दील होता है सिर्फ सेचुरेटेड लिपिड, ठीक है। तो ये जो सेचुरेटेड लिपिड है ये सॉलिड टाइप का होता है। कैसा होता है नेचर में? सॉलिड होता है। जबकि ये फॉस्फोलिपिड कैसा होता है नेचर में? लिक्विड होता है, ठीक है। तो ये फॉस्फोलिपिड क्या करता है? मेम्ब्रेन को लिक्विडिटी देता है। क्या देता है? मेम्ब्रेन को लिक्विडिटी देता है, फ्लूइडिटी देता है कि भैया तुम बहो। लेकिन अगर फ्लो कर जाएगा तो मेम्ब्रेन बन पाएगा क्या?
नहीं, उसके लिए तो सॉलिड होना चाहिए। तो ये जो सेचुरेटेड लिपिड है ये क्या करता है, ये देता है स्टेबिलिटी या सॉलिडिटी। ये सॉलिडिटी देता है मेम्ब्रेन को, या यूं कह दो कि स्टेबिलिटी देता है। अब ध्यान से देखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दो तरह के लिपिड, एक फॉस्फोलिपिड, इसमें फास्फोरस होते हैं, और एक कोलेस्ट्रॉल। एक कह रहा है लिक्विड बन जाओ, पानी बन जाओ, एक कह रहा है ठोस बन जाओ, सॉलिड बन जाओ। तो दोनों का कंबाइंड इफेक्ट होगा ना। एक कह रहा है कि लिक्विड हो, एक कह रहा है सॉलिड हो, यानी ये कैसा हो जाएगा, सेमी फ्लूइड हो जाएगा, सेमी लिक्विड, पेस्ट की तरह, दही की तरह हो जाएगा। दोनों का कंबाइंड इफेक्ट लगेगा, दोनों का मिला जुला प्रभाव लगेगा, और उस कंबाइंड इफेक्ट की वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा हो जाएगा, सेमी फ्लूइड नेचर का हो जाएगा। न पूरी तरीके से लिक्विड रह पाएगा और ना ही पूरी तरीके से सॉलिड रह पाएगा। यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा होता है नेचर में, सेमी फ्लूइड होता है, ना लिक्विड होता है ना सॉलिड होता है, ये सेमी फ्लूइड होता है। यहाँ पे लिख देते हैं ये कोलेस्ट्रॉल है। ठीक है, चला जाए आगे। ये बात समझ गए। अब देखना जरा, ये जो लिपिड है ना, कम रहे या ज्यादा रहे इससे मतलब नहीं है, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चरल फ्रेम बनेगा वो लिपिड बनाएगा। जैसे उदाहरण देते हैं, ये घर जो बना है, तो ये देख रहे हो पिलर, जहां जहां पिलर तुम देख रहे हो वही सब फ्रेम है ना जी। छत पहले ढला गया पिलर के सहारे, ठीक है, अब उसके बाद तुमको दीवार जैसे मन तुम वैसे बना लो। मेन क्या है, मेन तो पिलर ही ना है किसी भी घर का। मेन स्ट्रक्चरल फ्रेम कौन बनाया, पिलर बनाया। तुम कितना भी इस पर पेंट कर दो, मार्बल दीवार पे लगा दो, उससे क्या मतलब है। मेन स्ट्रक्चरल फ्रेम कौन है, पिलर। उसी तरह प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो मेन स्ट्रक्चरल फ्रेम बनाता है वो कौन बनाता है, लिपिड बनाता है। तो क्या लिखेंगे, फॉर्म स्ट्रक्चरल फ्रेम, स्ट्रक्चरल फ्रेम ऑफ द मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चरल फ्रेम बनाता है। बात आ गई समझ में, ये चीजें एकदम क्लियर है। ठीक है, अब एक छोटा सा टॉपिक है कि इतना तो हमें समझ में आ गया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन नेचर में कैसी होगी, लिक्विड की सॉलिड, सेमी लिक्विड या सेमी फ्लूइड, इसी को बोलते हैं क्वासी फ्लूइड इन नेचर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन नेचर में कैसा है, सेमी फ्लूइड है या क्वासी फ्लूइड है, ये नेचर में क्लियर है। आखिर सेमी फ्लूइड होने से क्या कोई फायदा है, जबरदस्त फायदा है। लिखते हैं कि ये जो सेमी फ्लूइड होता है इससे क्या क्या फायदा मिलता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या क्या है। व्हाट आर द इम्पोर्टेंस, ठीक है, एनसीईआरटी पलटिए जल्दी।
एनसीईआरटी का जो न्यू बुक है उसमें पेज नंबर 94 पर देखो एक स्टेटमेंट है, द फ्लूइड नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द पॉइंट व्यू ऑफ फंक्शन लाइक सेल ग्रोथ। तो ये जो सेमी फ्लूइड नेचर का है उससे क्या क्या फायदा है? पहला फायदा है सेल ग्रोथ। अब सोचो ना कि अगर रिजिड रहेगा, टफ रहेगा तो ग्रोथ नहीं होगा। ये मान लो सेल है, अब सेल में इस तरीके से ग्रोथ हो गया, तो कहीं ना कहीं ये सेमी फ्लूइड नेचर की है तभी तो ग्रो कर गई, नहीं तो ग्रोथ ही नहीं होता। ठीक है, तो पहला हो गया सेल ग्रोथ। दूसरा, दो सेल के बीच में जंक्शन बनता है, जोड़ बनता है। अगर सॉलिड रहेगा तो जोड़ बनेगा नहीं। सीमेंट से सीखो दोस्ती निभाने का तरीका। एक स्टेटस फेमस है ना कि जुड़ने के लिए नर्म होना जरूरी है और जुड़े रहने के लिए सख्त होना जरूरी है। जिस समय ईंटे को ईंटे से जोड़ा जाता है तो मसाला डाला जाता है, वो सेमी फ्लूइड ही रहता है ना पूरी तरीके से ठोस ना पूरी तरीके से द्रव्य। अगर पूरा ठोस देगा तो वो चिपका पाएगा क्या? नहीं। उसी तरह जो सेल के बीच में जंक्शन बनता है, अगर सेमी फ्लूइड नेचर नहीं रहेगा तो जंक्शन नहीं बनेगा। फॉर्मेशन ऑफ इंटर सेलुलर जंक्शन, इंटर सेलुलर जंक्शन। सेल से कोई भी चीजें सेक्रीट होती है, कोई भी चीजें इसमें से बाहर मान लो निकलेगी, तो अगर ये सेमी फ्लूइड नेचर का है तो मेम्ब्रेन का सहारा लेके आराम से चीजें इसमें से बाहर निकल जाएगी। लेकिन सॉलिड नेचर का होता तो रेसिस्टेंस ऑफर होता, चीजें आसानी से बाहर नहीं निकलती। नेक्स्ट है आपका सेल डिवीजन। सेम कॉन्सेप्ट सेल डिवीजन में भी सेल को बंटने में क्या होता है, हेल्प मिलती है। पांचवा क्या है हमारा, इंडोसाइटोसिस। इंडोसाइटोसिस का क्या मतलब होता है? देखो, किसी भी मॉलिक्यूल का सेल के अंदर जाना। जैसे कि देखो ये एक सेल है और ये रहा एक मॉलिक्यूल, यहाँ पे यहाँ एक मॉलिक्यूल है, इसको अंदर जाना है तो देखो क्या होगा, इस तरीके की कहानी रच बनेगी। इसको यहाँ ले लिया गया, ठीक है, फिर उसके बाद ये और ये मिल जाएगा आपस में। ये देखो ये और ये आपस में मिल गया और ये जो मॉलिक्यूल है हमारा ये अंदर चला आया। क्लियर है? तो अगर सोचो सेमी फ्लूइड नेचर का नहीं होता, ये हार्ड होता, तो क्या कोई मॉलिक्यूल अंदर जा सकता, बाहर आ सकता? नहीं। तो ये सारे रोल हैं सेमी फ्लूइड नेचर के। अगर सेमी फ्लूइड नेचर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होती तो ये सारी चीजें नहीं होती। फिर से हम लोग रिवीजन करेंगे अच्छे से, देखा जाए। सबसे पहला, यूकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर में जो सबसे बाहरी कवरिंग है उसका नाम क्या है बताओ? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सब जवाब दोगे, लास्ट बेंच। प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिविंग है या नॉन लिविंग है? लिविंग है। सजीव है या निर्जीव है? सजीव है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टडी कब संभव हो पाई है? 1950 के बाद। क्यों? क्योंकि उसी समय में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सबसे कम क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्टडी की स्ट्रक्चर करनी है, पढ़नी है, कौन सा सेल चूज करोगे? ह्यूमन आरबीसी। क्यों? क्योंकि ह्यूमन की आरबीसी को जब तोड़ के मेम्ब्रेन निकालेंगे तो गारंटेड है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है, बाकी में लोचा हो जाएगा। हो सकता है न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन हो सकता है माइटोकॉन्ड्रिया का मेम्ब्रेन हो। ह्यूमन आरबीसी में ना तो न्यूक्लियस ना तो कोई मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स। डन। तीसरे नंबर पर आ जाओ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टडी करो आरबीसी की। लिपिड बोलो कितना है? 40%। प्रोटीन कितना है? 52। कार्बोहाइड्रेट सबसे कम 7-8%। खत्म करो कहानी। उसके बाद
लिपिड कौन कौन से हैं? फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल। आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा लिपिड प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी देता है, कौन स्टेबल केयर कर रहा है? बोलो कोलेस्ट्रॉल। ठीक है मामला। कौन सा लिपिड स्ट्रक्चरल फ्रेम बनाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का? फॉस्फोलिपिड या कोलेस्ट्रॉल? फॉस्फोलिपिड, सॉरी। कौन सा कंपोनेंट स्ट्रक्चरल फ्रेम बनाता है, लिपिड या प्रोटीन? लिपिड। ठीक है। अच्छा, कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए तुमसे पूछेगा कि एक सेल है, उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 80% प्रोटीन है, तो बताओ स्ट्रक्चरल फ्रेम कौन बनाया? भैया 80% प्रोटीन रहे कि जितना परसेंट रहे, फ्रेम हमेशा लिपिड बनाएगा। कैसे? अभी मॉडल से तुम्हें पता चल जाएगा। ठीक है। इसके बाद आगे चले। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है? सेमी फ्लूइड। इसके ये सब फायदे हैं। ठीक है। चलो एक एक करके लिखो, अब एक एक करके उतारो।